सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना पर छिड़ा संग्राम। सम्राट अशोक के बहाने जेडीयू का बीजेपी पर वार। इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस लायक नहीं है जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी सम्राट अशोक के बारे में करे तो उनका पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टी को भी चाहिए कि कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन हो, और नहीं एक्शन हुआ तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से आक्रोश चारों तरफ से दिख रहा है देश भर से, तो कहीं न कहीं फिर पार्टी का भी नुकसान। जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है। बीजेपी नेता और मंत्री सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी करने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाया और जब मैं खुद भी नगर विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहा था तो मैंने बिहार के लगभग 150 से अधिक शहरों में सम्राट अशोक भवन बनाने का काम किया है। इसलिए इस देश में गांधी की पूजा होती है, चाणक्य की पूजा होती है, उसी तरह सम्राट अशोक को भी हम लोग पूजने का काम करते हैं। अशोक के बहाने बीजेपी जेडीयू के बीच शुरू हुआ आर पार। लेखक डीपी सिन्हा पर बीजेपी अध्यक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा। बीजेपी अध्यक्ष के मुकदमे को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया दिखावटी। मांझी ने भी अशोक के बहाने किया जातीय वार। सम्राट के बहाने एनडीए में संग्राम। जी हां, सम्राट के बहाने एनडीए में संग्राम, या यूं कहें कि अब की बार सम्राट पर सियासी आर पार, क्योंकि एनडीए में आर पार की लड़ाई हर मुद्दे पर ढूंढ लिए जाते हैं। बहाने कोई भी हो, जुबानी जंग चलती रहती है, लेकिन इस बार बहाना सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक के बहाने संग्राम है। कभी जातीय जनगणना पर, कभी विशेष राज्य के दर्जे पर, कभी नीति आयोग की रिपोर्ट पर जेडीयू और बीजेपी नेता एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। सरकार में भी साथ, राज्य में भी और केंद्र में भी जेडीयू के मंत्री, लेकिन जनता को दिखाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और इस बार सम्राट अशोक के बहाने भिड़ रहे हैं। और हालात ये हैं कि शीर्ष नेता, प्रवक्ता छोड़िए, शीर्ष नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से एक लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने की, जिन्हें बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, और कहा गया कि पार्टी से निकालिए और पद्मश्री वापस लीजिए, जिस पर बीजेपी नेता ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि हम भी सम्राट अशोक का सम्मान करते हैं, और बल्कि एक कदम आगे बढ़कर संजय जायसवाल ने उस लेखक दया प्रसाद सिन्हा पर मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन उस मुकदमे को भी उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये आईवॉश है, दिखावटी है। जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सम्राट अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता थी। दोनों ने जीवन के शुरुआती दिनों में पाप किए और उसे छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया। दोनों ने अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता को कारावास में डाला। अशोक का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसने अपनी पत्नी को जला दिया क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। दया प्रकाश सिन्हा, लेखक और नाटककार। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का यही वो बयान है जिस पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है।
एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की थी। इसी बयान के बहाने बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया और ये घमासान बिहार में साथ मिलकर सरकार चला रहे जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच ही छिड़ा है, जिसकी बानगी है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ये लेटेस्ट ट्वीट। इस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा सीधे सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को निशाने पर ले रहे हैं और उनकी ओर से लेखक दया प्रकाश सिन्हा पर दर्ज कराए मुकदमे को आई वॉश और दिखावटी बता रहे हैं। इस ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक के बहाने बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी कितनी बढ़ चुकी है। दरअसल सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना करने वाले लेखक दया प्रकाश सिन्हा को जेडीयू बीजेपी का नेता बता रहा है। दया प्रकाश सिन्हा को 2020 के पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं विवादित नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसी की आड़ में जेडीयू के दो बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ललन सिंह ने दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की तो उपेंद्र कुशवाहा ने दया प्रकाश सिन्हा को बीजेपी से निकालने की मांग कर दी। दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना चाहिए। इस लायक नहीं है जो व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी सम्राट अशोक के बारे में करे, तो उनका पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पार्टी को भी चाहिए कि कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एक्शन हो, और नहीं एक्शन हुआ तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से आक्रोश चारों तरफ से दिख रहा है देश भर से, तो कहीं न कहीं फिर पार्टी का भी नुकसान। जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो, वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है। जेडीयू को जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और मंत्री सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला। सुशील मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर दया प्रकाश सिन्हा के बीजेपी के साथ रिश्ते से न सिर्फ इनकार किया बल्कि सम्राट अशोक का महिमामंडन करते हुए बताया कि बीजेपी ने ही 2015 में उनकी जयंती मनाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। वहीं सम्राट चौधरी ने भी बयान देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्राट अशोक के नाम पर डाक टिकट जारी करने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाया, और जब मैं खुद भी नगर विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहा था तो मैंने बिहार के लगभग 150 से अधिक शहरों में सम्राट अशोक भवन बनाने का काम किया है। इसलिए इस देश में गांधी की पूजा होती है, चाणक्य की पूजा होती है, उसी तरह सम्राट अशोक को भी हम लोग पूजने का काम करते हैं। इसके बाद भी जेडीयू की ओर से बीजेपी पर वार जारी रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा, अच्छा लगा संजय जायसवाल जी ने सम्राट अशोक की औरंगजेब से की गई तुलना को नकारात्मक प्रचार से मेवा प्राप्त करने वाला पेड़ बताया, मगर ऐसे कुकर्म के बदले पुरस्कार से नवाजा जाना आखिर क्या साबित करता है? देर से ही सही, भूल सुधार के लिए पुरस्कार वापसी की मांग पर आपका समर्थन है? इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दया प्रकाश सिन्हा पर पटना कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराने की अपील की। भाजपा ने जो कंप्लेन फाइल किया है या जो एफआईआर फाइल किया है, हमको वास्ता सिर्फ इस बात से है, उन्होंने जो है अपने को भाजपा का सदस्य बतलाया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कल्चरल सेल के प्रेसिडेंट हैं। वो उन्होंने मिसलीड किया है और गलत बयानी किया है। इसके लिए कोतवाली थाना में हमारे अध्यक्ष जी ने उनके विरुद्ध में एक एफआईआर फाइल। लेकिन जेडीयू मानो सम्राट अशोक के बहाने बीजेपी से पूरी तरह से भिड़ने के मूड में है। संजय जायसवाल की ओर से दर्ज कराए मुकदमे को उपेंद्र कुशवाहा ने दिखावटी बता दिया। आई वॉश मत कीजिए संजय जी, जले पर नमक मत छिड़किए, सीधे सीधे अवार्ड वापसी की मांग का समर्थन कीजिए, वरना ऐसे दिखावटी मुकदमे का अर्थ लोग खूब समझते हैं। वहीं रही सही कसर हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सम्राट अशोक को पिछड़ों की सियासत से जोड़कर पूरी कर दी। मांझी ने ट्वीट कर कहा, कुछ लोग सम्राट अशोक का अपमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो पिछड़ी जाति से थे। ऐसे सामंती लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दलित आदिवासी पिछड़ा का बच्चा सत्ता के शीर्ष पर बैठे। राष्ट्रपति से आग्रह है कि हमारे शौर्य के प्रतीक सम्राट अशोक पर टिप्पणी करने वालों का पद्म सम्मान वापस
यानी साफ है, सम्राट अशोक के बहाने न सिर्फ पिछड़ों की सियासत को साधने की कोशिश है, बल्कि जेडीयू के तेवर बता रहे हैं कि वो इस मुद्दे के बहाने बीजेपी को बैकफुट पर लाने के मूड में है। देखना होगा सम्राट के बहाने जेडीयू बीजेपी का संग्राम कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। अब आप सोचेंगे कि भाई सरकार में तो साथ हैं, गलबहियां करते हैं जेडीयू और बीजेपी के नेता, और सम्राट अशोक पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार क्यों हैं? तो दरअसल इसके पीछे वजह है वोट बैंक। जी हां, जाति की सियासत इसके पीछे वजह है, और इसीलिए सम्राट अशोक को एक जाति के दायरे में बांधने की कोशिश नेताओं की तरफ से की जाती रही है, और बिहार में ये कोशिश पहली बार नहीं है। दरअसल सम्राट अशोक पर बिहार में राजनीति नई नहीं है। साल 2015 विधानसभा चुनाव याद कीजिए। साल 2015 विधानसभा चुनाव में सम्राट अशोक की जाति मुद्दा बना था। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, और तब सम्राट अशोक की जाति खोजी गई थी। बीजेपी के पार्षद, तत्कालीन पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा ने सम्राट अशोक को कोयरी जाति का बताकर उनकी 2330वीं जयंती आयोजित की थी। रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के बड़े नेता उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उधर नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी से नाता तोड़कर लालू के साथ गलबहियां करने लगे थे, और लवकुश के चक्कर में सम्राट अशोक पर उनकी पार्टी ने भी दावेदारी कर दी। नतीजा ये निकला कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने भी 14 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती घोषित करते हुए राजकीय छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, और ये लगातार जारी है। इस साल भी 2022 में भी 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी, और उस मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतलब तब बीजेपी और नीतीश के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा ने एक सुर में सम्राट अशोक की जाति बताई, और नीतीश कुमार ने बर्थडे खोज दिया। बिहार के नेताओं को इससे मन नहीं भरा तो सम्राट अशोक की तस्वीर खोज कर ले आए। रविशंकर प्रसाद ने सम्राट अशोक की उस तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी कर दिया। एक टिकट तो 2017 में पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस में भी जारी किया गया, जबकि इतिहासकार कह रहे थे कि भाई सम्राट अशोक की जातीय जन्मदिन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत है। इधर बीजेपी और जेडीयू कुंडली निकालकर बैठ गई कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के हैं, कोयरी से हैं। इतिहासकारों में अशोक की मां की जाति पर तरह तरह की राय है, सहमत नहीं है इतिहासकार। एक स्कूल के मुताबिक बिंदुसार की पत्नी शूद्र थी, कुछ इतिहासकार उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन सियासत के चक्कर में महापुरुषों को भी एक जाति के दायरे में बांधने की कोशिश की गई, और अब उसी जाति को साधने की एक कोशिश आप इसे कह सकते हैं, जो सम्राट अशोक के बहाने संग्राम छिड़ा है, बवाल छिड़ा है, और जेडीयू और बीजेपी आपस में उलझा हुआ है। जेडीयू का निशाना उन पिछड़ों की राजनीति पर है, और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सवाल है कि सरकार में साथ हैं और जाति की सियासत के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ये कैसी राजनीति? तो दरअसल यूपी निशाने पर, यूपी भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यूपी में लगातार उसी जाति के नेता, पिछड़ों के ही जमात के ही नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास दबाव है कि वो पिछड़ों की राजनीति कैसे मजबूत करे, पिछड़ों को कैसे साधे, और इसी दबाव, इसी कमजोरी को, इसी कमजोर नब्ज को जेडीयू पकड़कर बिहार में दबाव में बीजेपी को लाना चाहती है। सियासत कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन दोस्त कब दुश्मन बन जाए, कौन दुश्मन कब दोस्त, और बिहार में तो यही होगा। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, तय समय पर ही बहाली होगी। ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बात सपाट, और एक दुखद हादसे की खबर है। पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के दोमोहानी के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कि ट्रेन की 5 से ज्यादा बोगी पलट गई, जिसमें 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और करीब 20 घायलों को मैनागुड़ी अस्पताल और न्यू जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल भेजा गया है। पटना से ट्रेन खुली थी, लिहाजा ये भी आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन में पटना और बख्तियारपुर से करीब 98 लोग ट्रेन में सवार हुए थे, ये जानकारी मिली है। भारतीय रेलवे ने भी इस हादसे पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। घटना में ट्रेन के करीब 12 डिब्बों पर असर पड़ा है। डीआरएम और एडीआरएम दुर्घटना राहत ट्रेन और मेडिकल वैन के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ पीएम मोदी ने भी घटना की जानकारी ली, और
मुआवजे की भी घोषणा की गई है मृतक के परिजनों के लिए और घायलों के लिए। पटना से जो आदमी लोग चढ़े हैं उसमें सेकंड एसी में 2 आदमी थे और आपका 3 एसी में 10 आदमी थे, स्लीपर में 37 और 2S में जो सीटिंग होता है बैठने वाला उसमें 49। तो सर ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इसमें कुछ आदमी ऐसा भी है जो कि बीच में ही उतरने वाले हैं, कुछ आदमी गुवाहाटी जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है कि उनका नियोजन तय समय पर होगा, बहाली तय समय पर होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से हालात नहीं बिगड़े तो काउंसलिंग तय समय पर ही होगी। हालात बिगड़े तभी शिक्षक नियोजन की तारीख बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अभी छठे दौर का नियोजन चल रहा है। साथ ही उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी तय समय पर होने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालात अभी के जैसे स्थिर रहे तो परीक्षा होगी, अगर हालात खराब हुए तो परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अनियंत्रित स्थिति कोरोना संक्रमण की नहीं हुई और कोई इस तरह की विस्फोटक स्थिति नहीं बनी तो हम लोग नियोजन का काम पूरा करेंगे। शर्त यही है कि हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया है कि नियोजन के क्रम में जितने अभ्यर्थी आते हैं या हमारे जो नियोजन करने वाले अधिकारी रहेंगे स्थल पर, वो सभी कोरोना नियमों का पालन करेंगे। जो कोरोना संक्रमण का वर्तमान स्तर है, अगर यह स्तर भी बरकरार रहा है, यानी बात बहुत आगे नहीं बढ़ती है, तो परीक्षाएं समय पर ली जाएंगी, क्योंकि सरकार की मंशा और विभाग की सोच यही है। आपको कल हमने सिवान से एक तस्वीर दिखाई थी जहां फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अब उस मामले में एक नया वीडियो आया है। दरअसल बीजेपी नेता और डीलर जनार्दन सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उसे जीवी नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसपी शैलेश सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। तो इनकी मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है जो आप देख रहे हैं। इसमें कुछ आरोपियों के नाम भी लेते नजर आ रहे हैं जिन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने गांव के दिलीप सिंह और 2 अन्य आरोपियों का नाम लिया। बता दें कि जामो थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता और पीडीएस डीलर जगन्नाथ प्रसाद को गोली मार दी थी। इलाज के लिए पटना ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे, जिसका वीडियो सामने आया था। और अब ये वीडियो अच्छा कौन गोली मारा था? दिल पे भेज डाला ना चांदपुर वाला हाँ अपना गाँव वाला दिल पे कन्हैया के गोली मार डाला। ठीक है कन्हैया सिंह का लड़का है ना? ध्रुव सिंह दोनों जना है। ध्रुव सिंह अरे कहू तू जना क्या ध्रुव सिंह संतोषवा संतोषवा। अच्छा कौन गोली मारा था? हत्या हुई है तो उस घटना में का जो मुख्य कारण था वह गांव का ही विवाद है और उसके जो मेन सूत्रधार हैं उनको लाके हम लोग पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ कर रही है और इसमें और भी जो लोग हैं उनका यह घटना पूरी तरह से लगभग साफ हो गई है और पुलिस इसमें लगातार छापेमारी कर उसको गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। सर पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं लग रहा है क्या? अभी तक के पुलिस अनुसंधान में ऐसा कोई मामला सामने नहीं। रुक करते हैं झारखंड का। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगाई है। रश्मि लकड़ा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसएन पाठक की बेंच ने राज्य सरकार के 2020 में जारी किए गए प्रमोशन पर रोक के आदेश को ही निरस्त कर दिया। इस दौरान सरकार की ओर से उपस्थित अधिकारी से कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और कुछ में नहीं, ऐसा क्यों? पिछले दिनों भी कई बार राज्य सरकार ने पिक एंड चूज के जरिए प्रमोशन दिया है, जो सरासर गलत है। इतना कहते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही वर्षों से प्रमोशन के इंतजार में बैठे राज्य के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेगी, वैसे ही सचिवालय सेवा के करीब 600 पदाधिकारी, झारखंड के 250 सरकारी डॉक्टर्स और हाई स्कूलों के 1400 से ज्यादा शिक्षकों के अलावा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारियों और पदाधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। याचिका जो कि रश्मि लकड़ा एवं मान्य के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए 24 दिसंबर 2020 के पत्र को निरस्त करते हुए कहा है कि प्रमोशन के मामले में पिक एंड चूज नहीं चल सकता है, कि राज्य सरकार कुछ विभागों में प्रमोशन की अनुमति दी है और कुछ विभागों को रोक रखा गया है, इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रमोशन पर सभी रोक को हटाया जाता है। सिमडेगा में ठठई टांगर थाना क्षेत्र के कुड़पानी गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला को जलाकर मारने का प्रयास किया गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला को जलाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुड़पानी कॉलोनी निवासी झरियो देवी बुधवार की शाम अपने पड़ोसी फुलरेंस डुंगडुंग के घर में आयोजित मृत भोज में शामिल होने गई थी। भोज के बाद फुलरेंस अपने परिजनों के साथ झरियो देवी पर डायन होने का आरोप लगाया और कहा कि झरियो के कारण ही उसकी पत्नी की मौत हुई थी। फुलरेंस अपने 4 साथी सिलिब्यूस डुंगडुंग, रवि सोरेंग, हेमंत टेटे और ज्योति टेटे के साथ मिलकर झरियो के साथ मारपीट की और उसके बाद उसके ऊपर पुआल और तेल डालकर आग लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ठठी टांगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आग से झुलसी महिला को बचाते हुए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए महिला को आग लगाने के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही फुलरेंस डुंगडुंग की पत्नी की मौत हुई थी। फुलरेंस अपनी पत्नी की मौत के जिम्मेवार झरियो देवी को मान रहा था और इसी कारण इस घटना को अंजाम दिया। बेहोश कर दिया और आग जला दिया। 5 आदमी को तो गिरफ्तार किया हुआ है, एक आदमी बाकी है अभी गिरफ्तार करने का। क्यों जला रहे थे? काहे मारा? डाइन बोल रहे हैं मार रहे। हाँ? डाइन बोल के मारना है। क्या नाम है उनका? हेमंत टेटे, ज्योति टेटे और क्या नाम कहेंगे कि मतलब खुद नहीं जाना, तो अपना गांव का सबका पता। आपका क्या नाम है? रायमती देवी। और जब जली है सो 21वीं सदी में भी ये हाल है कि डायन के नाम पर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। सवाल है कि जागरूकता के नाम पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, फिर भी हालात ऐसे क्यों हैं? फिलहाल इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।